मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कर्नाटक युद्ध के बारे में, कर्नाटक वार, जिसमें हम लोगों ने किस तरीके से देखा था कि फ्रांसीसी शक्ति जो है भारत में आई थी। तो उस एक बार शुरुआत से देख लेते हैं, फिर उसके बाद में तीनों कर्नाटक युद्ध का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखो, सबसे पहले फ्रांसीसी कब आते हैं? 1664 में आते हैं। और पहली फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं? सूरत में। कब लगाते हैं? 1668 में। और दूसरी फैक्ट्री 1669 में। कहाँ पर लगाते हैं? मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में, ठीक। और 1673-74 में कहाँ पर लगाते हैं? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में इनकी फैक्ट्री स्थापित होती है। कब? 1773-74 में। और पौंडीचेरी की स्थापना कौन करता है? मार्टिन। कौन? फ्रैंक मार्टिन। पूरा नाम है इसका फ्रैंक मार्टिन। तो पौंडीचेरी की स्थापना में किसका हाथ था? मार्टिन का हाथ था, जो कि 1673-74 में मार्टिन ने जो है पौंडीचेरी की स्थापना की, ठीक है। और बीच में मैंने बताया था कि पौंडीचेरी जो है कुछ समय के लिए डच के कब्जे में चली जाती है, कुछ समय के लिए डच के कब्जे में चली जाती है। 1693 ईस्वी में डच पर क्या कर लेते हैं? पौंडीचेरी पर कब्जा कर लेते हैं। और यूरोप में एक संधि होती है, रिजविक संधि। कौन सी संधि? रिजविक संधि। और रिजविक संधि के तहत जो है 1697 में इसे पुनः पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों को दे दी जाती है। ये कहानी थी। बीच रिजविक संधि बताने के लिए कहानी बताई है। रिजविक संधि महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहाँ से आता है कि रिजविक संधि किसके किसके बीच में हुई? डच और फ्रांसीसियों के बीच में, ठीक। और इस संधि के तहत पौंडीचेरी पुनः डच ने किसको वापस कर दिया? फ्रांसीसियों को, क्योंकि पौंडीचेरी पर कब्जा किसका हो जाता है बीच में? डचों का। और जैसे ही फ्रांसीसियों को पुनः डच से वापस पौंडीचेरी मिलती है, 1701 ईस्वी में इसको फोर्टिफाइड कर दिया जाता है, किलेबंदी कर दी जाती है, किला बना दिया जाता है। किला का नाम था फोर्ट लुई। क्या नाम था? फोर्ट लुई। क्योंकि लुई वहाँ का राजा था। कहाँ का? फ्रांस का। लुई 14वां। तो उसी के नाम पर किले का नाम रख दिया जाता है फोर्ट लुई। तो फोर्ट लुई किला कहाँ है? पौंडीचेरी में है, ठीक। 1701 में। और 1706 ईस्वी में मैंने बताया था मार्टिन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मार्टिन की मृत्यु के बाद जो है 1706 से लेकर 1720 तक जो है भारत में फ्रांसीसी गतिविधियां बंद हो जाती हैं। 1706 से लेकर 1720 तक फ्रांसीसी गतिविधियां बंद हो जाती हैं। लेकिन इसके बाद में पुनः जो है काम शुरू होता है। तो 1721 में इन्होंने अपनी जो है फैक्ट्री स्थापित की भारत से बाहर। कहाँ पर? मॉरिशस में। अब यहाँ पर हम लोग एक मानचित्र बनाएंगे, उसी के आधार पे चर्चा करेंगे आगे। तो देखो, ये है आपका जो है अफ्रीका, और ये है आपका अरब प्रायद्वीप, ये है ईरान वाला क्षेत्र, ये है इंडिया, ठीक। तो यहाँ पर है मेडागास्कर और यहाँ पर क्या है? मॉरिशस। यहाँ पर क्या है? मॉरिशस। तो मॉरिशस में फैक्ट्री कब स्थापित करते हैं? 1721 में। 1721 में। और 1724-25 में केरल के माहे में, केरल के माहे में 1724-25 दोनों डेट याद रखना। कहीं कहीं 24 लिखा मिलता है, कहीं कहीं 25, इसलिए दोनों बताते हैं। और करैकल में 1739 में। करैकल भी कहाँ है? ये देखो, माहे तो केरल में है, जो किस तट पर है? भारत के मालाबार तट पर है। पश्चिम वाले तट को क्या कहते हैं? केरल वाले तट को मालाबार तट कहते हैं। और पूर्व वाले तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। ये भूगोल में याद रखना। तो कोरोमंडल तट पर क्या है? करैकल है। क्या है? करैकल है। तो करैकल में फैक्ट्री स्थापित करते हैं। अब इसके बाद में जो है 1701 ईस्वी में ही क्या कर दिया जाता है? जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं, जितने भी फैक्ट्री हैं भारत में फ्रांसीसियों की, वो किसके अंडर में कर दी जाती है? पौंडीचेरी के अंडर में।
क्योंकि पौंडीचेरी को किलाबंदी कर दिया जाता है, फोर्ट लुई नाम से किला बना दिया जाता है। तो पौंडीचेरी के ही तहत जो है सारी फैक्ट्रियों को उसके अंतर्गत कर दी जाती है। और पौंडीचेरी में 1742 में एक जो है साम्राज्य विस्तारवादी नीति का पालन करने वाला व्यक्ति गवर्नर बनकर आता है, जिसका क्या नाम था? डुप्ले नाम था। क्या नाम था? डुप्ले। तो डुप्ले जब गवर्नर बनकर आता है, कुछ ही दिन बाद इसको क्या बना दिया जाता है? गवर्नर जनरल। और भारत में जो है अब फ्रांसीसी सिर्फ व्यापार नहीं करेंगे, क्या करेंगे? साम्राज्य का विस्तार करेंगे। तो जब साम्राज्य का विस्तार करने की सोचते हैं तो भारत में जो है अंग्रेज़ों से इनका क्या होता है? संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज भी भारत में संघर्ष कर रहे, साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। इन्होंने, हमने देखा किस तरीके से जो है मद्रास को अपने कब्जे में किया, और इसके अलावा जो है कलकत्ता को फोर्टिफाइड किया, किलाबंदी किया। इसके अलावा बम्बई को जो है इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। तो इनका इस तरीके से लेकर के, मतलब पश्चिमी तट से लेकर पूर्वी तट और उत्तर तक भारत में जो है अंग्रेज़ों का विस्तार हो रहा था। तो अब ये भी विस्तार करना चाह रहे थे पौंडीचेरी में। और पौंडीचेरी के नज़दीक क्या था? मद्रास था। और मद्रास में ऑलरेडी कौन बैठे थे? अंग्रेज बैठे थे। तो ये लाजमी थी, ये बहुत निश्चित था कि दोनों के बीच में युद्ध होना है, युद्ध होना है। तो यहीं से शुरू हो जाता है आपका 3 कर्नाटक वार, तीन कर्नाटक वार शुरू हो जाते हैं, जो 1746 से शुरू होता है और ख़त्म होता है 1763 में। 3 कर्नाटक वार इसके बीच होते हैं। ठीक, तो पहला कर्नाटक वार हालांकि हमने कल चर्चा कर दिया था, लेकिन आज यहाँ पर तीनों कर्नाटक वार के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। ठीक, देखो जो प्रथम कर्नाटक वार है, कुछ चीज़ें हैं, इसको नोट करते चलना, प्रश्न यहाँ से अक्सर आते हैं। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब ये पूछता है समय, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है कब से कब तक हुआ? कब से कब तक हुआ? तो 1746 से लेकर के 1748 तक, ये याद रखना है। 1746 से लेकर के 1748, मोटा मोटी ये रहता है 2 वर्षीय। ये युद्ध कितने वर्ष चलता है? 2 वर्ष। अब कारण पूछेगा, इस कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? तो कारण क्या था? कहाँ पर था? कारण यूरोप में था। कारण इसका कहाँ था? यूरोप में। यहाँ पर मैंने बताया एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, और यहाँ पर जो है द्वीपीय देश है इंग्लैंड। ठीक, और ये है फ्रांस की स्थिति। तो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों जो है, ऑस्ट्रिया में जो राजा है कि वो राजा एक्सपायर हो जाता है, तो उसके उत्तराधिकार के लिए कि अब ऑस्ट्रिया का राजा कौन बनेगा, फ्रांस चाहता है कि हमारा प्रतिनिधि बने, इंग्लैंड चाहता है कि हमारा प्रतिनिधि बने। तो इस बात को लेकर के यूरोप में क्या शुरू हो जाता है? युद्ध। किसके बीच में? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। तो इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? इंडिया में। इंडिया में कहाँ पड़ता है? चूँकि फ्रांसीसी कहाँ रहते हैं? पौंडीचेरी में। फ्रांसीसी कहाँ रहते हैं? पौंडीचेरी में। और ब्रिटिश कहाँ रहते हैं? मद्रास में। ब्रिटिश कहाँ रहते हैं? मद्रास में। और फ्रांसीसी रहते हैं आपके पौंडीचेरी में। तो इस वाले इलाके में ही इनमें जो है संघर्ष प्रारंभ होता है, और ये पूरा इलाका कहलाता है आपका कर्नाटक। ये पूरा इलाका क्या कहलाता है? कर्नाटक वाला क्षेत्र। आज का राज्य कर्नाटक नहीं, पहले कर्नाटक अलग था। तो ये पूरा क्षेत्र कहलाता है कर्नाटक। तो इसीलिए इस क्षेत्र में जो संघर्ष शुरू होता है, उस संघर्ष को कहा जाता है कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो किस कारण हुआ? कौन से कारण से? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार। तो यहाँ से इस कारण को याद रखना है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण जो है शुरू होता है प्रथम कर्नाटक वार। ये कारण था। और इसके अलावा 1748 ईस्वी में यहाँ पर जो है भारत में कौन सा युद्ध होता है? सेंट थॉम का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? सेंट थॉम का युद्ध। अब ये युद्ध होता कैसे है इसको समझ लो। सेंट थॉम जो है मद्रास के पास में ही एक क्षेत्र था जिसको पुर्तगालियों ने बसाया था। सेंट थॉम को किसने बसाया था? पुर्तगालियों ने। किसने बसाया था? पुर्तगालियों ने। ठीक, और वो भी किसने? कुन्हा ने। कुन्हा हमने पढ़ाया था ना, कुन्हा एक गवर्नर, हाँ, नीनो डी कुन्हा। तो उसने बसाया था सेंट थॉम को। सेंट थॉम में उसने अपनी एक पुर्तगाली बस्ती बनाई थी, पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित की थी, और उस पे कब्जा आप किसका था? अंग्रेज़ों का था। किसका था? अंग्रेज़ों का था। और सेंट थॉम के पास से एक नदी बहती है जिसका नाम है अडयार। जिसका क्या नाम है? अडयार। जब इस क्षेत्र में युद्ध होगा तो इस युद्ध को कहते हैं सेंट थॉम का युद्ध या अडयार का युद्ध। कब होता है? 1748 में होता है। युद्ध होता क्यों है? क्योंकि देखो भारत में यहाँ पर 2-3 नाम याद रखें। एक तो जो मद्रास है, मद्रास में एक बॉर्नेट नाम का जो नौसेना अधिकारी था। क्या नाम था? बॉर्नेट। बॉर्नेट नाम का नौसेना अधिकारी था मद्रास में। किसका? अंग्रेज़ों का। और ये करता क्या है?
जैसे युद्ध यहाँ छिड़ता है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के, वैसे ही बॉर्नेट क्या कर लेता है, मद्रास में जो मद्रास के आसपास जो समुद्री क्षेत्र है, इसमें फ्रांसीसियों की जो जलपोत थी, जो नाव थे, उनको क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, बंधक बना लेता है। अब बॉर्नेट बंधक बना लेता है। और जो पौंडीचेरी में इस समय गवर्नर कौन था, डुप्ले को पता था कि हमारी जो नौसैनिक शक्ति है वो कमज़ोर है अंग्रेजों की अपेक्षा, तो ये मोस्टली कोशिश करता है कि हमारी झड़प ना हो, युद्ध को लेकर के, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को युद्ध को लेकर भारत में झड़प ना हो। ये पहले मिन्नतें भी करता है, पहले जो है अनुनय भी नहीं करता है कि ऐसा मत करो, यहाँ पर वो युद्ध यूरोप में चल रहा है तो चलने दो, लेकिन ये मानता नहीं, बॉर्नेट बंधक बना लेता है। तब यह क्या करता है कि मॉरिशस में फैक्ट्री स्थापित ही थी, मॉरिशस में किसकी फैक्ट्री स्थापित की, फ्रांसीसियों की। यहाँ पे ला बुर्डाने नाम का एक जो है सेनापति था, मॉरिशस पे जो है गवर्नर कौन था, ला बुर्डाने। तो इसको जो है पौंडीचेरी का डुप्ले एक लेटर लिखता है कि तुम अपनी सैन्य सेना, जो तुम्हारी जो सेना है जलपोत की, वो ले करके कहाँ आ जाओ, मद्रास में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज हमको परेशान कर रहे हैं। तो मॉरिशस से अपना सैन्य बेड़ा लेकर के कौन चलता है, ला बुर्डाने मद्रास से पहुँचता है और दोनों मिल करके मद्रास में घेरा डाल देते हैं, कौन, डुप्ले और ला बुर्डाने, ठीक। और मद्रास को जीत लेते हैं, मद्रास को क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। मद्रास को जीत लेते हैं तो अब मद्रास का जो वहाँ का जो व्यक्ति था बॉर्नेट और अंग्रेज जो थे वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं कर्नाटक के नवाब के पास में। कर्नाटक का नवाब कौन था, नवाब अनवरुद्दीन। कौन था, नवाब अनवरुद्दीन। नवाब अनवरुद्दीन के पास जाते हैं, क्या लिखा कि अनवरुद्दीन, यहीं पर रुद्दीन हो जाएगा, अनवरुद्दीन, ठीक, ये है। तो नवाब अनवरुद्दीन के पास जाते हैं अंग्रेज कि देखो तुम्हारे क्षेत्र में फ्रांसीसी क्या कर रहे हैं, मद्रास पे कब्जा कर रहे हैं। तो अनवरुद्दीन भड़क जाता है और पहले से ही फ्रांसीसियों के खिलाफ रहता है अनवरुद्दीन, और अंग्रेज़ों का ये हिमायती रहता है। तो अनवरुद्दीन सेंट थॉम पे आकर के अपने सेना को लेकर, अब देखो अंग्रेज बड़े चालाक थे, अंग्रेज़ों ने सैन्य शक्ति नहीं भेजी अनवरुद्दीन के लिए। अंग्रेज चाहते तो अपनी सेना को भेज देते और पहली बार में ही जो सेंट थॉम का या अडियार का युद्ध हुआ था, प्रथम कर्नाटक वार, यहीं पर फ्रांसीसियों को पटकनी दे देते और फ्रांसीसी यहीं से ख़त्म हो जाते। लेकिन ये चालाक थे, इन्होंने कहा हम अपना पैसा क्यों खर्च करें, हम अपना सैनिक क्यों भेजें, हमें तो बैठ करके लड़ाई देखना है मदारियों की तरीके से। तो इन्होंने दो मदारियों को भिड़ा दिया। कौन कौन भिड़ गए, अनवरुद्दीन भिड़ गया और डुप्ले भिड़ गया, फ्रांस का डुप्ले। दोनों भिड़ जाते हैं कहाँ पर, सेंट थॉम में, अडियार में। और यहाँ पर सेंट थॉम अडियार का युद्ध होता है 1748 ईस्वी में, और अनवरुद्दीन हार जाता है, मारा नहीं जाता है। क्या हो जाता है, हार जाता है, मारे जाएंगे अभी अगले युद्ध में। तो अनवरुद्दीन हार जाता है और कब्जा हो जाता है अल्टीमेट जो है मद्रास पर, किसका, फ्रांसीसियों का। तो यहाँ पर अंग्रेज जो है, अब चूंकि अंग्रेजों का ये टट्टू था अनवरुद्दीन, और ये हार गया तो अंग्रेज भी हार गए। तो प्रथम कर्नाटक वार किसके पाले में जाता है, फ्रांसीसियों के पाले में। तो प्रश्न यहाँ से आएगा कि प्रथम कर्नाटक वार कौन जीतता है, फ्रांसीसी जीतते हैं, क्योंकि मद्रास निकल जाता है अंग्रेजों के कब्जे से किसके पास में, डुप्ले के पास में। लेकिन डुप्ले जो है थोड़ा सा उसके मन में जो है ये भी था कि मद्रास पर कब्जा करना है। और जो ला बुर्डाने था वो डुप्ले से कहता है अरे पैसा वैसा ले लो यार अंग्रेजों से और मद्रास दे दो उनको, क्योंकि वो भ्रष्ट था, करप्ट था। लेकिन डुप्ले करप्ट नहीं था, डुप्ले चाहता था कि नहीं हमने जीता है तो इस पर कब्जा करके रखेंगे। तो ला बुर्डाने हालांकि पैसा वैसा ले करके अंग्रेजों से मद्रास को देकर चला जाता है अंग्रेजों को, लेकिन डुप्ले फिर से जो है पुनः जो है उस पर कब्जा कर लेता है ला बुर्डाने के जाने के बाद में, और मद्रास को अपने कब्जे में कर लेता है पुनः, क्योंकि वो मानता नहीं कि हम पैसा लेकर के मद्रास को वापस दे दें। इस बीच जो है यूरोप में एक संधि हो जाती है जिसका नाम था एला सैपल की संधि। कौन सी संधि, एला सैपल की संधि। एला सैपल की संधि 1748 ईस्वी में हो जाती है, और एला सैपल की संधि होते ही भारत में भी जो है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उस संधि के तहत ये कहा जाता है, क्योंकि ये संधि होती है क्योंकि इधर अमेरिका था और अमेरिका में भी जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी भिड़ रहे थे, तो अमेरिका का कुछ भाग जो है किसको दे दिया जाता है, फ्रांसीसियों को। अमेरिका में कुछ क्षेत्र जो है फ्रांसीसी को दे दिया जाता है, और इस संधि के तहत कहा जाता है कि भारत में मद्रास जो है अब अंग्रेजों को दे दो, क्योंकि अमेरिका का कुछ क्षेत्र किसको दे दिया गया है, फ्रांसीसियों को। तो ये अदला बदली हो जाती है इस संधि के तहत। तो ये संधि एला सैपल संधि कब होती है, 1748 में। किसके किसके बीच में होती है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। होती कहाँ है, यूरोप में होती है, और मद्रास वापस किसको दे दिया जाता है, अंग्रेजों को दे दिया। तो पहला
प्रथम कर्नाटक युद्ध यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में मोटा मोटी बातें क्या हैं कि ये कब से कब तक होता है, 1746 से लेकर के 1748 तक। और ये सबसे कम, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे युद्ध का समय बढ़ता जाएगा, ठीक। तो ये सीरियल याद रखना। पहला कर्नाटक युद्ध जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चला और एला सेपल संधि के साथ ही ये खत्म हो गया। और इसी युद्ध में एक युद्ध हुआ था सेंट थॉम का या अडियार का युद्ध, सेंट थॉम का या अडियार का युद्ध। और किसके बीच में हुआ था, अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का क्या था, नवाब था, कर्नाटक का नवाब था, ठीक। जैसे मुग़ल बादशाह, मुग़ल के लोगों राजा क्या कहलाते थे, बादशाह, ऐसे कर्नाटक के राजा क्या कहलाते थे, नवाब कहलाते थे। तो कर्नाटक के वो, हाँ, कर्नाटक का नवाब कौन था, अनवरुद्दीन। तो अनवरुद्दीन और जो है डुप्ले के बीच में अडियार का युद्ध होता है या सेंट थॉम का युद्ध होता है, दोनों एक ही नाम है, 1748 ईस्वी में, ठीक। और उसे जो है जीत लेता है कौन, फ्रांसीसी जीत लेते हैं, डुप्ले जीत लेते हैं। तो इस तरीके से प्रथम कर्नाटक वार एला सेपल संधि के साथ ही खत्म हो जाता है। अब जो है दूसरे कर्नाटक वार की बात करते हैं हम लोग। जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है, अभी अनवरुद्दीन तो मरा नहीं था, अनवरुद्दीन मरा नहीं था। जो सेकंड कर्नाटक वार है, इसमें होता क्या है, इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है, 1749 से लेकर के 1749 से लेकर 1754 तक, 1749 से लेकर के 1754 तक ये टाइम पीरियड है। तो मोटा मोटी ये 5 वर्ष चलता है। कितने वर्ष चलता है ये, 5 वर्ष चलता है। तो ये समय होगा 1749 से लेकर 1754 तक। और कारण क्या था इसमें, कारण इसमें भारत में ही नहीं था, कारण इसका कहाँ था, यूरोप में नहीं था, कहाँ था, भारत में था। अब जैसे उत्तराधिकार का युद्ध ऑस्ट्रिया को लेकर के यूरोप में युद्ध छिड़ा था फ्रांसीसियों अंग्रेजों के बीच में, ऐसे ही भारत में जो है एक तो कर्नाटक था, कर्नाटक में शासक कौन बना था, अनवरुद्दीन। कौन था, अनवरुद्दीन था, ठीक। और जो है, और दूसरा था एक हैदराबाद, दूसरा क्या था, हैदराबाद। तो जो है कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार की बात को लेकर के भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी भिड़ जाते हैं। किस बात को लेकर के, कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार को लेकर। उत्तराधिकार क्यों छिड़ता है, क्योंकि जो हैदराबाद में निजाम होते थे, हैदराबाद में कौन होते थे, निजाम होते थे। कर्नाटक में कौन होते थे, नवाब होते थे। तो याद रखना, हैदराबाद में निजाम होते थे। तो हैदराबाद का जो निजाम था वो मर जाता है, तो उसके पुत्र और जो है उसके दामाद वामाद के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ पर कर्नाटक में अभी शासक कौन था, अनवरुद्दीन। लेकिन अनवरुद्दीन का ही एक संबंधी था जिसका नाम था आपका चंदा साहब। अनवरुद्दीन का एक संबंधी था चंदा साहब। चंदा साहब को जो है मराठे कैद में रखते हैं। चंदा साहब को मराठे किस में रखते हैं, कैद में। और चंदा साहब इसी बीच छूट करके आ जाता है, चंदा साहब इसी बीच मराठों से छूट करके आ जाता है। कहाँ, कर्नाटक में आ जाता है। और चंदा साहब कर्नाटक में आते ही कहता है कि जो है कर्नाटक का राजा मैं हूँ, कर्नाटक का नवाब मैं हूँ। तो जब ये कर्नाटक का नवाब अपने आप को सिद्ध करने लगता है तो अनवरुद्दीन और जो है चंदा साहब के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो इसको इस चार्ट इस तरीके से बनाओ, देखो कारण का चार्ट इस तरीके से बनाओ। एक तरफ लिखो हैदराबाद, एक तरफ लिखो हैदराबाद और एक तरफ लिखो कर्नाटक, ये याद ऐसे रहेगा। और हैदराबाद में जो है नासिर जंग, हैदराबाद में कौन था, नासिर जंग। और कर्नाटक में था अनवरुद्दीन, कर्नाटक में था अनवरुद्दीन। इन दोनों को सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज। इन दोनों को सपोर्ट कौन कर रहे थे, अंग्रेज किसको सपोर्ट कर रहे थे, हैदराबाद में नासिर जंग को, और कर्नाटक में कर रहे थे अनवरुद्दीन को। पहले प्रथम बार में भी किया था अनवरुद्दीन को सपोर्ट। और नासिर जंग का दूसरा विरोधी जो था मुजफ्फर जंग था। कौन था, मुजफ्फर जंग था, जो कहाँ पर, हैदराबाद में निजाम बनना चाहता था। और अनवरुद्दीन का जो विरोधी था वो था चंदा साहब। कौन था, चंदा साहब। और चंदा साहब मराठे के कब्जे में थे, जो छोड़ दिए जाते हैं, मराठे छोड़ देते हैं कि जाओ और तुम अपना भेड़ो भाड़ो वहाँ। तो इन दोनों का सपोर्ट कौन करते हैं, फ्रांसीसी करते हैं। इन दोनों का सपोर्ट कौन करते हैं, फ्रांसीसी। ये कहानी बनती है। देखो हैदराबाद में जो है संघर्ष होता है दो लोगों के बीच में, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में। नासिर जंग का सपोर्ट कौन करता है, अंग्रेज करता है। और मुजफ्फर जंग का सपोर्ट कौन करते हैं, फ्रांसीसी करते हैं। और कर्नाटक में अनवरुद्दीन नवाब था और उसका सपोर्ट कौन कर रहा था, अंग्रेज। लेकिन इसी बीच मराठों से छूट करके चंदा साहब
कर्नाटक आ जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि गद्दी पर मैं बैठूंगा। तो इनका सपोर्ट कौन करते हैं? फ्रांसीसी करते हैं। अब ये कहानी बनी, चंदा साहब जाते हैं। अब ऐसे तो गद्दी देगा नहीं अनवरुद्दीन, क्योंकि वो राजा बना बैठा है, नवाब बना बैठा है। तो चंदा साहब जाते हैं फ्रांसीसियों के पास में। किसके पास जाते हैं? डुप्ले के पास जाते हैं। डुप्ले से कहते हैं कि जो है तुम तो पहले युद्ध लड़ ही चुके हो अनवरुद्दीन से, अब जो है इसको हटाना है, सत्ता से हटाना है और मुझे वहाँ का नवाब बनाओ। तो ये भी मौका ढूंढ रहा था फ्रांसीसी डुप्ले भी। अब ये दोनों मिल करके जाते हैं मुजफ्फर जंग के पास। कहाँ जाते हैं? मुजफ्फर जंग के पास। 3 लोग मिल गए, चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी। ये 3 लोग एक हो गए, 3 लोग एक हो गए। डुप्ले, फ्रांसीसी मतलब डुप्ले, डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब एक हो गए, जिन्होंने एक अलायंस बनाया, तिरगुट। इसको क्या कहते हैं? तिरगुट। एक अलायंस बनाया, एक संधि बनाई, एक तिरगुट संधि बनाई। कौन? तिरगुट संधि। किन लोगों ने बनाई? डुप्ले ने, मुजफ्फर जंग ने और चंदा साहब ने। तीनों ने एक अलायंस बनाया और तीनों भिड़ जाते हैं किसके खिलाफ? अनवरुद्दीन के खिलाफ। किसके खिलाफ? अनवरुद्दीन के खिलाफ। और ये भिड़ाई जो होती है कहाँ होती है? अंबूर में होती है। ये भिड़ाई कहाँ होती है? अंबूर में। कहाँ भिड़ते हैं? अंबूर में। अनवरुद्दीन अपनी सेना लेकर आता है, उसके सहयोग के लिए जो है उसको सपोर्ट करने के लिए अंग्रेज़ भी रहते हैं। और इधर जो है फ्रांसीसी, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब ये एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ होता है अनवरुद्दीन। दूसरी तरफ होता है अनवरुद्दीन। दोनों कहाँ भिड़ते हैं? अंबूर में। और समय होता है 1749 का। एक ही वर्ष बाद युद्ध होता है। 1748 में कौन सा युद्ध होता है? अडयार का युद्ध। और 1749 में होता है अंबूर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? अंबूर का युद्ध। ठीक, तो अंबूर के युद्ध में ये तिरगुट सेना जो होती है ये जीत जाती है। तिरगुट सेना जीत जाती है। फ्रांसीसी यहाँ फिर भारी पड़ते हैं। अंबूर के युद्ध में, अडयार के युद्ध में फ्रांसीसी जीतते हैं और दूसरे कर्नाटक वार में जो है अंबूर के युद्ध में भी फ्रांसीसी जीत जाते हैं। तीनों मिलकर के जीत जाते हैं और अनवरुद्दीन का पत्ता कर देते हैं साफ। इसको अब परमानेंट जो है ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं। तो अनवरुद्दीन की हो जाती है मृत्यु। अब अनवरुद्दीन की मृत्यु हो गई तो चंदा साहब को क्या बना दिया गया? कर्नाटक का नवाब। तो चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। और इधर जो है मुजफ्फर जंग भी था हैदराबाद में, और नासिर जंग को भी इसी बीच मार दिया जाता है, इसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो हैदराबाद में निज़ाम कौन बनता है? मुजफ्फर जंग। अब जो है चंदा साहब थोड़ा सा मतलब टाइट टाइप के आदमी थे, तो इनसे तो डुप्ले कुछ नहीं कहता है, लेकिन मुजफ्फर जंग से कहता है कि तुमको अंग्रेज़ परेशान कर सकते हैं, तो तुम क्या करो, हमारे पास एक जो है अनुभवी व्यक्ति है, बुस्सी नाम है उसका। क्या नाम है? बुस्सी। उसका नाम है बुस्सी। बुस्सी जो एक सेनापति है, हम उसको आपके दरबार में भेजते हैं। कहाँ पर? हैदराबाद में। डुप्ले डिप्लोमेटिक चाल खेलता है, कहता है कि तुम हमारे जो है सेनापति होंगे और हमारे सैनिक होंगे, ले जाओ, इनको ले जाओ और बढ़िया से तुम शासन करो हैदराबाद में, लेकिन खर्चा कौन करेगा उस पर? तुम करोगे। मुजफ्फर जंग से कहता है तुम करोगे, खर्चा तुम करोगे। तो इसको बोलते हैं सहायक संधि। इसको क्या बोलते हैं? सब्सिडरी अलायंस। तो कभी कोई प्रश्न आता है कि भारत में सहायक संधि प्रारंभ करने वाला कौन था? डुप्ले था। अंग्रेज जाकर के बाद में इसका जो है व्यापक रूप से प्रयोग करते हैं, व्यापक रूप से कई राज्यों को सहायक संधि के तहत ले लेते हैं सब। तब इसी के कारण तो 1857 का विद्रोह होता है। सहायक संधि हुआ और जो विस्तारवादी नीति में कई चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ये सब जा करके बनते हैं 1857 के विद्रोह के रूप में। अंग्रेज बहुत प्रयोग करते हैं इस चीज़ का। लेकिन प्रारंभ कौन करता है यहाँ पर? डुप्ले। सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस प्रारंभ करके चला जाता है कौन? डुप्ले। और किसके साथ सबसे पहले प्रारंभ होता है? हैदराबाद के साथ। तो प्रश्न आता है कि डुप्ले ने भारत में सहायक संधि जो प्रयोग किया था सबसे पहले किस राज्य के साथ किया था? हैदराबाद के साथ किया था। और किसको भेजा था? बुस्सी को भेजा था। किसको भेजा था? बुस्सी को भेजा था हैदराबाद में, और मुजफ्फर जंग के साथ। मुजफ्फर जंग, लेकिन मुजफ्फर जंग का जो है यहाँ पर भाग्य अच्छा नहीं था। जाते ही दरबार में पहुँचता है, कुछ समय शासन करता है, उसकी भी हत्या हो जाती है मुजफ्फर जंग की। तो यहाँ पर जो है सलावत जंग एक दूसरा बचता है, इसी का जो है बेटा रहता है सलावत जंग। कौन होता है? सलावत जंग। तो बुस्सी सलावत जंग को यहाँ पर क्या बना देता है? निज़ाम बना देता है और ये शासन करता है। और यहाँ सब्सिडरी अलायंस के तहत बुस्सी अपनी सैन्य टुकड़ी रखता है। ठीक, तो यहाँ तो सलावत जंग बन गया। लेकिन दूसरी तरफ चंदा साहब वाली बात देखते हैं।
चंदा साहब खुश होकर के क्या करते हैं, 80 से ज़्यादा गांव दे देते हैं फ्रांसीसियों को, डुप्ले को। कहते हैं यहाँ का जो है तुम अपना खाओ पियो, यहाँ की जो टैक्स आए, रेवेन्यू आए, वो तुम ले जाओ। तो चंदा साहब 80 से ज़्यादा गांव दान में कर देते हैं, फ्रांसीसियों को दे देते हैं खुश होकर के, क्योंकि फ्रांसीसियों ने ही इनको क्या बना दिया था, कर्नाटक का नवाब बना दिया था। अब चंदा साहब चूँकि ये भी एक मतलब काफ़ी तेज़ तर्रार और कूटनीतिक व्यक्ति था, तो ये अब अंग्रेज़ जो है थोड़ा सा डिप्लोमेटिक चाल वो भी खेलते हैं। इधर हैदराबाद के साथ डिप्लोमेटिक चाल खेल करके बुस्सी जो है इसको फंसा देता है। सलावत जंग जो है यहाँ पर खैर बना रहता है, जो कि फ्रांसीसियों का ही सपोर्टर था। लेकिन चंदा साहब को फंसाने के लिए अंग्रेज़ क्या करते हैं, अब यहाँ पर अनवरुद्दीन का एक बेटा था मोहम्मद अली, ध्यान रखना, अनवरुद्दीन का एक बेटा था मोहम्मद अली। अब ये डर करके भाग जाता है, मोहम्मद अली, नाम नोट करना, क्या नाम था, मोहम्मद अली। ये किसका बेटा था, अनवरुद्दीन का। अनवरुद्दीन तो युद्ध में मारा गया, अंबूर के युद्ध में मारा गया, और मोहम्मद अली अपनी जान बचा करके भाग जाता है तिरसूर के किले में। कौन से किले में, तिरचूर के किले में। तिरचूर के किले में जान बचाकर भाग जाता है और अपने आप को किले में क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, अपने अंगरक्षकों के साथ किले में बंद हो जाता है। चंदा साहब सोचते हैं कि अगर इसे नहीं मारा मोहम्मद अली को, तो हो सकता है आने वाले समय में मैं बुढ़ा जाऊं और ये आकर के मुझे मार दे और सत्ता पे बैठ जाए। तो सोचते हैं कि इसी समय इसको भी सफाया कर दे, जिससे कि आगे का जो नासूर है वो ख़त्म हो जाए। तो ये चंदा साहब किले के बाहर घेरा डाल देते हैं। चंदा साहब किले के बाहर घेरा डाल देते हैं। कौन से, तिरचूर किले के बाहर, जहाँ पर कौन छुपा बैठा है, मोहम्मद अली। अब जो है, अब ये छुपा बैठा है, अब किले में चारों तरफ सैनिक लगे हैं, किसके, मोहम्मद अली के। तो किले में प्रवेश तो कर नहीं सकते चंदा साहब, तो घेरा डाले बैठे हैं कि राशन पानी सब बंद कर दो। राशन पानी नहीं पहुंचेगा, कितने दिन तक घेरा डालेंगे, कितने दिन तक अंदर बैठा रहेगा अकेले, खाना पीना खत्म हो जाएगा 2-4 महीने में, और खुद ही बाहर निकलेगा, सो ही मार देंगे। यही होता था पहले, किले की घेरेबंदी जब की जाती थी तो ऐसे ही करते थे कि राशन पानी बाहर से जो जा रहा है उसको बंद कर दो, सप्लाई बंद कर दो, किले में कुछ समय बाद में ही लोग भूख मरने लगेंगे, खुद ही समर्पण कर देंगे। लेकिन अंग्रेज यहाँ पर एक चाल खेलते हैं। अब अंग्रेज में एक क्लर्क था, देखो यहाँ से जो है एक व्यक्ति क्लर्क था और इतना बड़ा जाकर गवर्नर बन जाता है बंगाल का, और इस तरीके से, जिसका नाम था क्लाइव। क्या नाम था, क्लाइव। ये क्लाइव अभी जो है क्या था, क्लर्क था, मद्रास में एक क्लर्क हुआ था अंग्रेज़ों का। तो ये दिमाग देता है किसको, अंग्रेज़ों को। ये दिमाग देता है क्योंकि जो है कर्नाटक की राजधानी क्या थी, अर्काट। कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी। अर्काट से दूर बैठा है चंदा साहब, कहाँ, तिरचूर में। अर्काट से दूर बैठा है चंदा साहब तिरचूर के पास, तिरचूर के किले को घेराबंदी। तो क्लाइव कहता है कि चंदा साहब को अगर वहाँ से डाइवर्ट करना है, हटाना है, वहाँ से जब हटेगा तो मोहम्मद अली निकलेगा और उसको हम ले जा करके अर्काट में राजा बना देंगे, अंग्रेजी सोचते हैं। तो चंदा साहब का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए क्लाइव के दिमाग से अंग्रेज चलते हैं, अर्काट का घेरा डाल देते हैं। किसका घेरा, अर्काट को घेर लेते हैं। अर्काट किसकी राजधानी थी, कर्नाटक की, हैदराबाद की नहीं, कर्नाटक की राजधानी थी अर्काट। क्योंकि कर्नाटक के ही, चंदा साहब कहाँ का है, कर्नाटक का ही तो है, तो कर्नाटक का ही जो है वो क्या था, राजधानी थी, कौन, अर्काट। तो अर्काट पे जो है क्लाइव के कहने पर अंग्रेज क्या करते हैं, अर्काट का घेरा डाल देते हैं। और इधर जो है, इधर यहाँ पर तंजौर है, यहाँ पर क्या है, तंजौर के राजा और चंदा साहब के बीच में कभी पुरानी दुश्मनी रही होगी, तो अंग्रेज ये जानते थे, अंग्रेज ये जानते हैं। तंजौर के राजा को सूचना भेज देते हैं कि भैया चंदा साहब अब अर्काट के लिए निकल रहा है। क्योंकि अब अर्काट इसके कब्जे, मतलब चारों तरफ से घेर लिया है, तो चंदा साहब तिरचूर को छोड़ करके कहाँ जाते हैं, अर्काट की तरफ। और रास्ते में तंजौर का राजा खड़ा लिए, अपने सैनिक लिए खड़ा रहता है, तलवार भाला, उसको तो रास्ते में पता ही नहीं कोई और मिल जाएगा। तंजौर का राजा जो है चंदा साहब को रास्ते में ही मार देता है, अर्काट पहुंचने भी नहीं देता है, अर्काट पहुंचने भी नहीं देता है। तो अंग्रेज यहाँ पर जो है एक खेल खेले और 2-3 जो है स्थितियाँ उत्पन्न कर दी उन्होंने। चंदा साहब मारा गया, अब मोहम्मद अली यहाँ से आज़ाद हो जाता है, तिरचूर के किले से शान से निकलता है, और अंग्रेज़ जो है कर्नाटक का नवाब किसको बना देते हैं, मोहम्मद साहब को बना देते हैं। चंदा साहब यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों में लगभग बैलेंस रहता है, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच बैलेंस रहता है। ये तो अंबूर की लड़ाई और उसके बाद की कहानी है। यही कहानी बहुत ज़्यादा इतिहास में लोग समझ नहीं पाते हैं। कर्नाटक वार में, द्वितीय कर्नाटक वार बहुत जो है फंसाने वाला है, बहुत ज़्यादा उलझाऊ है, लोग ना समझ पाते हैं और ना ही जो है टीचर्स आसानी से सरल शब्दों में समझा पाते हैं। तो कहानी इसको फिर से एक बार हम अभी रिवाइज करा देंगे तो पूरा आपके दिमाग में, जहन में बैठ जाएगा। तो ये जो है मतलब चंदा साहब ख़त्म
और अब अंग्रेज़ों ने कहाँ पर नवाब किसको बनाया? कर्नाटक में मोहम्मद अली को नवाब बना दिया। और यहाँ पर हैदराबाद में सलावत जंग जो है हैदराबाद का निज़ाम था, तो सलावत जंग किसका टट्टू था? फ्रांसीसियों का। और मोहम्मद अली किसका टट्टू था? अंग्रेज़ों का। तो दोनों के बीच पड़ रहा द्वितीय कर्नाटक वार में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों लगभग बराबर रहते हैं। लेकिन अंबूर की लड़ाई तो कौन जीतता है? फ्रांसीसी ही जीतते हैं। अभी तक तो फ्रांसीसी ही ऊपर चल रहे हैं। अंग्रेज जो है अब धीरे धीरे अपनी कूटनीतिक चाल, क्योंकि क्लाइव ने दिमाग दिया है, एक कलर का आकर के दिमाग देता है, और यही धीरे धीरे क्लाइव जा करके अभी 1749 का बेदरा का युद्ध होगा। इसके बाद ही 1749 में क्या होता है? वो 1749 नहीं, 1759 में 1759 में कौन सा युद्ध होता है? बेदरा का युद्ध होता है। और इसमें डच को परास्त करता है कौन? क्लाइव। यही क्लाइव सेनापति बन जाता है। भाई यहाँ पे 1749 से 10 साल बाद ही क्लाइव क्या बन जाता है? क्लर्क से सेनापति बन जाता है, क्योंकि इसके पास दिमाग ज़्यादा था। तो इसके दिमाग की वजह से, प्राइवेट कंपनी थी, भ्रष्टाचार था नहीं, प्राइवेट में जो काम अच्छा करेगा उसको ऊपर प्रमोशन मिलता चला जाएगा। तो क्लाइव को क्लर्क से प्रमोट कर दिया जाता है, सेनापति बनाया जाता है। और 1759 के बेदरा के युद्ध में जो है डचों को परास्त करता है क्लाइव। ठीक, तो वो हमने पहले ही पढ़ा दिया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर द्वितीय कर्नाटक वार जो है अभी 1749 में जो है अंबूर का युद्ध हुआ, और ये चल ही रहा है, 1754 ईस्वी तक चल रहा है। और 1755 ईस्वी में यहीं पर एक संधि हो जाती है, पौंडीचेरी की संधि। कौन सी? पौंडीचेरी की संधि। क्योंकि दोनों का पलड़ा भारी है, तो पौंडीचेरी की संधि करते हैं कौन? फ्रांस और अंग्रेज। और यहाँ पर कस्में और वादे खाते हैं कि हम कसम खाते हैं भारत में अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे, राजा और महाराजा आपस में कुछ भी करें और हम लोग इनको नहीं लड़ाएंगे, क्योंकि हमारी शक्ति जो है नाश होती है। ये यूरोपियन समझ गए, फ्रांसीसी और अंग्रेज। लेकिन ये कस्में और वादे कूटनीति में और राजनीति में चलते नहीं हैं, ये नहीं चलते हैं। और ख़ास करके गोरे तो वैसे ही दगाबाज होते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद ही यूरोप में शुरू हो जाता है सप्तवर्षीय युद्ध। क्या शुरू हो जाता है? सप्तवर्षीय युद्ध। पांडिचेरी का यहाँ पर संधि 1755 में ही, देखो याद रखना है, 1749 से लेकर 1754 तक 5 वर्ष तक लगभग चला कर्नाटक वार द्वितीय। लेकिन 1 वर्ष बाद 1755 में एक संधि होती है, पांडिचेरी की संधि। और पांडिचेरी की संधि के तहत जो है यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, फ्रांसीसियों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में एक संधि कहते हैं। तो कहते हैं हम लोग भारतीय राज्य में अब अपना अपना काम करेंगे और राजाओं से कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक, लेकिन सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में प्रारंभ होते ही इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? भारत में। तो भारत में इसका जब प्रभाव पड़ता है तो कौन सा कर्नाटक वार शुरू होता है? तीसरा। तो भारत में शुरू हो जाता है तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध भारत में शुरू हो जाता है। और इसका कारण क्या था? अब ये कब से कब तक चलता है? 1758 से लेकर के 1763 तक। और ये लगभग 7 वर्ष तक भारत में भी चलता है, 7 वर्ष तक भारत में भी चलता है। और कारण क्या था इसका? सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध इसका कारण था। यूरोप में 7 वर्ष का युद्ध शुरू हो गया फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में। तो इस कारण से भारत में भी अंग्रेज लड़ने लगे, भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ने लगे। अब ये होगा जो है सबसे अंतिम जो है वार, और इसी वार में फ्रांसीसी हार जाते हैं। ये सप्तवर्षीय युद्ध जो होता है, कर्नाटक वार जो होता है तीसरा, इसमें एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध? वांडीवास का युद्ध। देखो इसके पहले द्वितीय अंग्रेज थोड़ा सा और कूटनीति करते हैं द्वितीय कर्नाटक वार में, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी कैसी थी? सरकारी थी, और डुप्ले एक सरकारी व्यक्ति था। तो ये फ्रांस में जो है अपनी कंपनी को, वो इंग्लैंड में, यूरोप में अपनी कंपनी को अंग्रेज क्या करते हैं? सूचना भेजते हैं कि तुम फ्रांस के राजा से विचार विमर्श करो, कन्विंस करो और डुप्ले को वापस बुला लिया जाए। तो द्वितीय कर्नाटक वार में ही डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है। दूसरे कर्नाटक वार में ही डुप्ले को फ्रांस की सरकार क्या कर लेती है? वापस बुला लेती है कि तुम बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, व्यापार सही से नहीं होने दे रहे हो, तो उसे वापस बुला लेते हैं। पैसा वैसा दे देते हैं अंग्रेज जो है वहाँ के शासक को, राजा को, और फ्रांस का मैंने बताया गवर्नमेंट भ्रष्ट थी, पैसा पा जाते हैं तो डुप्ले को वापस बुला लेते हैं। और डुप्ले अगर वापस नहीं जाता तो वांडीवास का युद्ध भी ये लोग जीत लेते, यहाँ पर रहते, और अंग्रेजों को बुरिया बिस्तर हो सकता है लेकर भागना पड़ता है, और डुप्ले यहाँ पर हावी हो जाता है और फ्रांसीसी शासन कर रहे होते। आज जो हम लोग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं तो फ्रांसीसियों के गुलाम रहे होते, लेकिन डुप्ले को वापस बुला लिया गया, क्योंकि अभी तक डुप्ले ही था ना। प्रथम कर्नाटक वार जीता, द्वितीय कर्नाटक वार में पलड़ा भारी किया। अब वहाँ पर जब उसको वापस बुला लिया जाता है तो गौडेहू को जो है, ये नाम याद मत रखना, गौडेहू
इसको जो है गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता है गौडेहू। नाम याद मत रखना, मुझे याद है इसलिए मैंने बता दिया गौडेहू। इसका कोई मतलब नहीं, इसी के आते ही पांडिचेरी की संधि होती है। गौडेहू के नेतृत्व में ही जो है भारत में 1701, इसलिए एक वर्ष बाद युद्ध खत्म होने के एक वर्ष बाद कर्नाटक वार 1754 में खत्म हो जाता है। 1755 में क्या होता है, पांडिचेरी की संधि होती है। तो पांडिचेरी की संधि में कौन था, गौडेहू था भारत का जो है पांडिचेरी का गवर्नर। ठीक, तो गौडेहू के नेतृत्व में पांडिचेरी की संधि होती है, बस इतना याद रखना, क्योंकि डुप्ले अब वापस चला जाता है, उसको वापस बुला लिया जाता है। इसके बाद में एक आता है, गौडेहू की इतना ही रोल है। इसके बाद में जो तृतीय कर्नाटक वार होता है, इस दौरान गौडेहू को भी यहाँ से हटा दिया जाता है, लाली को भेजा जाता है। किसको, लाली को। लाली तुम लोग कहते हैं ना लाली, तो वही लाली। लाली जो है आती नहीं है, आता है, ये पुरुष है, जो है महिला नहीं। तो लाली आता है क्या बन करके, गवर्नर बन के। किसका, फ्रांसीसियों का। लाली जो है फ्रांसीसियों का, हाँ आदमी का नाम है भाई, फ्रांसीसी नाम है लाली। तो लाली को क्या बनाकर भेजा जाता है, गवर्नर बनाकर भेजा, इसका नाम याद रखना है। और अंग्रेज सेनापति था आयरकूट। अंग्रेज सेनापति कौन था, आयरकूट। तो जो भारत में जो है यहाँ पर जो तीसरा कर्नाटक वार होता है, इस तीसरे कर्नाटक वार में एक तो आयरकूट था, अंग्रेज कौन था, आयरकूट, और फ्रांसीसी थे लाली। फ्रांसीसी तो कौन थे, लाली। दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, दोनों के बीच में एक युद्ध होता है तीसरे कर्नाटक वार में, और इस युद्ध का नाम था लाली, हाँ अभी बताया तो था। इस युद्ध का नाम था वांडीवास का युद्ध। इस युद्ध का नाम था वांडीवास का, जो 1760 ईस्वी में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, इसको याद रखना, सन भी याद रखना है, और जो है याद रखना किसके किसके बीच में होता है। आयरकूट सेनापति किसका था, अंग्रेजों का। लाली किसका गवर्नर था, फ्रांसीसियों का। लाली फ्रांसीसियों का गवर्नर था। तो दोनों के बीच में वांडीवास में क्या होती है, भिड़ंत होती है। वांडीवास में भिड़ंत होती है। अब ये जो है, ये ऐसा तीसरा कर्नाटक वार था जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी खुल करके आमने सामने आते हैं। अब जब खुल करके आमने सामने आएंगे तो यहाँ पर इन दोनों की शक्ति का परीक्षण होगा कि नहीं, तो इन दोनों की शक्ति का परीक्षण होता है। लाली तो इतना ज़्यादा कुशल नेतृत्व करता नहीं था, डुप्ले होता इसकी जगह, तो आयरकूट को कूटनीति से हरा दिया गया होता। लेकिन लाली पर आयरकूट भारी पड़ता है, और आयरकूट जो है वांडीवास का युद्ध जीत लेता है 1760 ईस्वी में। और ये किसका परिणाम था, सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, उसके परिणाम स्वरूप भारत में वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था, हमने बताया था। और 1764 इसके बाद देखो यहाँ पर फ्रांस में, मतलब फ्रांसीसियों को भारत से अब सफाया कर दिया। ये अब इसके बाद 1763 तक चलता है। 1763 में ही पेरिस की संधि हो जाती है। यूरोप में क्या हो जाती है, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि, अब इनकी शक्ति पता चल जाता है कि फ्रांसीसी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, वांडीवास का युद्ध पूरी तरीके से हार चुके हैं। तो पेरिस की संधि हो जाती है, और पेरिस की संधि के तहत ये बात की जाती है कि भारत में फ्रांसीसी रहेंगे, लेकिन सिर्फ व्यापार करेंगे और किलेबंदी नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ इनके जो है कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, वहाँ पर वो किला नहीं बनाएंगे। ये सब पेरिस की संधि में बातें की जाती हैं। किस संधि में, पेरिस की संधि में, जो कि 1763 ईस्वी में होती है। कब होती है, 1763 ईस्वी में। तो पेरिस की संधि में ये सारी बातें लिखी जाती हैं, कही जाती हैं कि अब भारत में सिर्फ जो है पांडिचेरी वाले क्षेत्र में सीमित होकर के फ्रांसीसी रहेंगे और फोर्टिफाइड नहीं करेंगे, किलेबंदी नहीं करेंगे। तो माहे है, एनम है, कराईकल है, पांडिचेरी है, इन 4 स्थानों पर कौन रह गए, फ्रांसीसी रह गए। काफ़ी लंबे समय तक रहे, लेकिन ये सिर्फ क्या करते रहे, व्यापार करते रहे। अंग्रेजों के नीति में टांग अड़ाना बंद कर दिया पेरिस की संधि के तहत। तो वांडीवास का युद्ध ऐसा अंतिम युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी शक्ति पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, सिर्फ व्यापार के लिए ये रह जाते हैं। और यहाँ से अंग्रेज़ों का जो है, अंग्रेज़ों की कहानी शुरू होती है। इसके बाद में जो है अंग्रेज़ कहाँ अपना दिमाग लगाते हैं, बंगाल की तरफ। और 1764 ईस्वी में बंगाल में जा कर के जो है युद्ध जीतते हैं। कौन सा, बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, बक्सर का। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। देखो अब इसकी कड़ी मिलाओ, 1757 में, यानी 1755 में एक संधि हुई थी, कौन सी, फ्रांसीसियों को अंग्रेजों के बीच में, पांडिचेरी की संधि 1755 में। और उसके 2 वर्ष बाद में बंगाल में
प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। क्योंकि अभी अंग्रेज जो है सब इनकी कई जगह कोठियाँ थी, तो ऐसा तो है नहीं कि मद्रास में सारी सैनिक शक्ति आ गई फ्रांसीसी को हराने के लिए। अभी तो बंगाल में थे ही वहाँ, तो बंगाल में भी अपना युद्ध कर ही रहे थे। लेकिन जब फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से हरा दिया 1760 में, तो पूरा कंसंट्रेशन अब इनका क्या हो गया, भारत में व्यापार करना और प्रशासनिक जो है क्षेत्र में कब्जा करना। तो 1764 में जाकर के बक्सर का युद्ध करते हैं और वहीं से जो है ये निश्चित हो जाता है कि ये भारत में जो है मुग़ल सत्ता तो ख़त्म और शक्ति किसकी रहेगी, अंग्रेज़ों की रहेगी। तो इस तरीके से ये 3 जो है कर्नाटक वार हुए और इनको फिर से एक बार रिवाइज कर लो, बस दोबारा कभी नहीं भूलोगे। तो मोटा मोटी कुछ चीज़ें हैं जो कहानी तो फिर से कहानी तो एक बार बता दिया। अब जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में उनको देखते हैं। पहला कर्नाटक वार कब से कब तक होता है, 1746 से 1748 तक। कारण क्या था, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के, ठीक। और उसमें कौन सा युद्ध होता है, अनवरुद्दीन और फ्रांसीसियों के बीच, कौन सा, अंबूर का या अडियार का, अडियार का। और अडियार के युद्ध को सेंट थॉम का युद्ध भी कहते हैं, 1748 ईस्वी में, 1748 में, सन भी याद रखना है। तो अडियार का युद्ध होता है 1748 ईस्वी में, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज और फ्रांस भिड़ जाते हैं। लेकिन फ्रांस जो है डुप्ले रहता है, फ्रांस का सेना का नेतृत्व करने वाला डुप्ले रहता है और कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। दोनों के बीच में सेंट थॉम में युद्ध होता है और अंततोगत्ता अनवरुद्दीन हार जाता है और जो है मद्रास पर कब्जा हो जाता है फ्रांसीसियों का, ठीक। तो ये तो पहली कहानी थी। और इसमें संधि कौन सी होती है, एला सेपल की संधि। कौन सी संधि होती है, एला सेपल। तो प्रथम कर्नाटक वार में जो संधि होती है, यही 3-4 चीज़ें पूछी जाती हैं। एला सेपल की संधि होती है प्रथम कर्नाटक वार में 1748 में। फिर इसके बाद में जो दूसरी कहानी है, दूसरे कर्नाटक वार की कहानी क्या है। दूसरे कर्नाटक वार में जो है इसका सन कब से कब तक रहता है, 1749 से 1753 तक, 54 तक, सॉरी 1749 से 1754 तक, ये लगभग 5 वर्ष तक चलता है। और इसके पीछे का जो कारण है वो क्या था, भारत में ही जो है 2 शक्तियों के बीच जो है दो राज्यों में उत्तराधिकार को लेकर के जो है संघर्ष, क्या कौन कौन से, हैदराबाद और कर्नाटक। कर्नाटक में जो है फ्रांसीसी किसको सपोर्ट करते हैं, चंदा साहब को, और हैदराबाद में किसको करते हैं, मुजफ्फर जंग को। और अंग्रेज हैदराबाद में सपोर्ट करते हैं नासिर जंग को, और कर्नाटक में करते हैं अनवरुद्दीन को। कर्नाटक में करते हैं अंग्रेज किसको, अनवरुद्दीन को, क्योंकि अनवरुद्दीन ऑलरेडी क्या था, यहाँ का नवाब था कर्नाटक का। और चंदा साहब मराठों से छूट करके आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि नवाब हम बनेंगे। तो तीनों मिलकर के एक त्रिगुट बनाते हैं, कौन, चंदा साहब, डुप्ले और मुजफ्फर जंग। ये क्या बनाते हैं, एक अलायंस बनाते हैं, एक त्रिगुट संधि बनाते हैं, त्रिगुट बनाते हैं 3 लोग मिलकर के, 3 सेनाएं। और ये लोग अनवरुद्दीन को, एक युद्ध होता है अंबूर का युद्ध 1749 में। कब होता है, 1749 में अंबूर के युद्ध में। और त्रिगुट जीत जाती है, अनवरुद्दीन मारा जाता है। और अनवरुद्दीन मारा जाता है तो फिर राजा कौन, नवाब कौन बनता है, चंदा साहब। नवाब इधर चंदा साहब बन गए, और उधर जो है मुजफ्फर जंग किसको, जो है नासिर जंग को ही मार दिया जाता है। तो नासिर जंग खत्म हो जाता है, हैदराबाद में नवाब कौन, निजाम कौन बन जाता है, मुजफ्फर जंग। और मुजफ्फर जंग के साथ में बुस्सी को भेजता है डुप्ले, एक सहायक संधि के तहत, कि तुम अब खर्चा करोगे हमारी सेना को ले जा करके, और उनकी खर्चा, रसद पानी सब दो, सैलरी वैली तुम ही दोगे, और ले जा करके जो है अपने शांति से शासन करो। लेकिन उसका दुर्भाग्य रहता है कि वो खुद मारा जाता है मुजफ्फर जंग, और उसका बेटा सलाबत जंग जो है शासक बनता है। तो हैदराबाद में तो सलाबत जंग था जो कि फ्रांसीसियों के सपोर्ट में था। और इधर कहानी थी कर्नाटक की। कर्नाटक में चंदा साहब थे, अंग्रेज परेशान थे, वो बनाना चाहते थे मोहम्मद अली को, कि अनवरुद्दीन मारा गया, उसका बेटा है मोहम्मद अली, और उसको राजा बनाएंगे, उसको नवाब बनाएंगे। तो फिर मोहम्मद अली जो कि डर के मारे कहाँ छिपा रहता है, त्रिशूर के किले में। त्रिशूर के किले की घेराबंदी करता है कौन, चंदा साहब, कि इसको ख़त्म कर दे, नहीं तो फिर हमारी जो है बाद में हमारे सर पे ही आकर बैठ सकता है। तो किलेबंदी करते हैं, उसकी घेरेबंदी करते हैं। लेकिन इसी बीच जो है क्लाइव के कहने पर अंग्रेज़ों ने आरकाट में घेरा डाल दिया। आरकाट जो राजधानी थी चंदा साहब की, उसको घेर लिया जाता है। और घेर लिया जाता है तो उस दौरान जो है जब चंदा साहब आरकाट के घेरे की तरफ संघर्ष करने चलते हैं, तो रास्ते में ही जो है तंजौर के राजा द्वारा इनका वध कर दिया जाता है, चंदा साहब को मार दिया जाता है। तो चंदा साहब मर जाते हैं, तो अंग्रेज़ मोहम्मद अली को क्या बना देते हैं, कर्नाटक का नवाब बना देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर द्वितीय कर्नाटक वार में
दोनों की शक्ति लगभग बराबर हो गई, क्योंकि हैदराबाद में सलावत जंग जो कि फ्रांसीसियों के सहयोग से बैठा था और कर्नाटक में मोहम्मद अली जो कि अंग्रेज़ों के सहयोग से बैठा था। तो दोनों की शक्ति लगभग बराबर हो जाती है द्वितीय कर्नाटक वार में। द्वितीय कर्नाटक वार का मुख्य जो युद्ध था कौन सा था? अंबूर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? अंबूर का युद्ध। और यहाँ पर डुप्ले को इसी युद्ध में पूछ लिया जाता है प्रश्न कि डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नमेंट वापस किस युद्ध में बुलाती है? तो दूसरे कर्नाटक वार में। दूसरे कर्नाटक युद्ध में डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया जाता है। तो इस तरीके से फ्रांसीसी शक्ति भारत में कमज़ोर होने लगती है। और उसके बाद में जो तीसरा कर्नाटक वार शुरू होता है वो कब से कब तक चलता है? 1758 से लेकर के 1757 में प्लासी का युद्ध। अब ऐसे याद रखो, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, उसके 1 साल बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होता है। जब कड़ी से कड़ी जोड़कर पढ़ोगे तो सन याद करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो मेन सन है उन्हें तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे 1757 याद करना पड़ेगा, 1759 याद करना पड़ेगा, 1760 याद करना पड़ेगा, 1764 याद करना पड़ेगा। तो ये तो मेन है। अब इन्हीं के आसपास जोड़ना है आपको। 1757 के 1 वर्ष बाद 1758 में तीसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हो जाता है, और जो कि सप्तवर्षीय युद्ध के कारण शुरू होता है। यूरोप में कौन सा युद्ध शुरू होता है? सप्तवर्षीय युद्ध। और सप्तवर्षीय युद्ध के कारण भारत में जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी फिर से भिड़ जाते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होता है वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में होता है। और वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज सेनापति होता है आयरकूट, और जो लाली होता है गवर्नर होता है किसका? फ्रांसीसियों का। दोनों की सेना लड़ जाती है वांडीवास में, और वांडीवास में ही अंग्रेजों का पल्ला भारी रहता है। अंग्रेज जीत जाते हैं और फ्रांसीसी हार जाते हैं। फ्रांसीसियों को बोरिया बिस्तर समेट करके कुछ को वापस जाना पड़ता है, और कुछ रह जाते हैं व्यापार करने के लिए, जो सिर्फ पांडिचेरी में ही सीमित रह जाते हैं। और पांडिचेरी में ही 4 स्थानों पर सीमित रहते हैं, करैकल में, माहे में, और जो है आपका एनम में और पांडिचेरी में। और यही 4 बाद में केंद्र शासित प्रदेश भारत में घोषित किए जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो है वांडीवास का युद्ध से यहाँ पर अंग्रेजों का वर्चस्व भारत में शामिल हो जाता है। यानी कि भारत में यूरोपीय शक्ति सारी की सारी खत्म हो गई, सिर्फ कौन बचा? अब अंग्रेज बचे। तो हमने यहाँ पर क्रम से देखा कि कैसे जो है यूरोपीय शक्ति आए और लास्ट में कौन बचता है। तो इसके बाद हम लोग बंगाल की तरफ रुख करेंगे अगले उसमें। ठीक है।